ये मूवी मैंने थिएटर में जाकर देखी थी और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैं आप सबके सामने ये मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें जापान की एक रस्म दिखाई जाती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को शादी करते वक्त एक बहुत महंगा तोहफा देता है और ये तोहफा ज्यादातर एक तरह का सितार है। ये सितार लाल चंदन की लकड़ी से बनता है और चंदन की लकड़ी जापान के आसपास नहीं मिलती। ये सिर्फ भारत के शहर झेलम के जंगलों में उगती है और वहाँ से इसकी स्मगलिंग करके चेन्नई के रास्ते इसको पूरी दुनिया में बेचा जाता है। अब फिर हम एक पुष्पा नाम के आदमी को देखते हैं जो एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था और वो टेंशन में बाहर आकर चाय पाव खाने बैठ जाता है। लेकिन जब वहाँ मालिक आते हैं तो उन्हें उसका ये स्टाइल पसंद नहीं आता और मालिक का आदमी जब पुष्पा से सही से बैठकर और मालिक को इज्जत देने की बात कहता है तो पुष्पा साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ और काम मैं बराबर कर रहा हूँ। वो उस आदमी की कोई बात नहीं सुनता और जब उसे पगार मिलती है तो वो आधी पगार मालिक के मुंह पर मारने के लिए छोड़ आता है और कहता है कि बाजार में इस पैसों से जाकर इज्जत खरीद लो। वो अब इस नौकरी को भी छोड़ देता है और वापस अपनी माँ के पास गाँव में चला जाता है और वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कर्जा ना भरने पर पुष्पा की माँ से लड़ रहा होता है और पुष्पा अब अपनी भैंसों को बेच डालता है और भैंसों को बेचने से आए हुए पैसों से वो उस आदमी का हिसाब चुकता करता है। लेकिन क्योंकि इस आदमी ने उसकी माँ को इतना बुरा भला बोला था इसलिए वो उसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता था। उसने पुराने मोहल्ले के सामने उसकी माँ को जलील किया था, इसलिए पुष्पा उस आदमी को पीटकर उन सभी आदमियों को वापस बाहर बुलाता है और उस आदमी को हर एक मोहल्ले वासी से एक एक करके बुलवाता है कि पुष्पा की माँ ने कर्ज चुका दिया है। अब क्योंकि पुष्पा के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो मजदूरी के चाक पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ वो दो गाड़ियाँ देखता है। एक गाड़ी में लोग दिहाड़ी के लिए जा रहे थे और दूसरी गाड़ी में भी लोग दिहाड़ी के लिए जा रहे थे, लेकिन दूसरी गाड़ी वाला काम गैर कानूनी था और इसलिए उसमें वेतन ज्यादा मिलने वाला था। पुष्पा के पास मौका था कि वो पहली गाड़ी में जा सकता है लेकिन वो दूसरी गाड़ी चुनता है और यहाँ से फिर उसका सफर शुरू होता है। ये सभी लोग काफी लंबा सफर तय करते हुए जंगलों में जाते हैं और इनका काम यहाँ लाल चंदन के पेड़ों को काटने का है। पुष्पा भी अब इस काम में जुट जाता है, लेकिन जब वहाँ पुलिस आती है तो वो सभी लोग वहाँ से डर कर जाने लगते हैं। लेकिन पुष्पा सभी को रुकने को बोलता है और कहता है कि यह सुबह से हम काम कर रहे हैं लेकिन अब इन पुलिस वालों से डरकर हम अपनी मेहनत बेकार नहीं करेंगे। वो उनको फिर एक प्लान बताता है और वो लोग भागने के बजाय वहीं रुक जाते हैं और अब वहाँ पुलिस आ जाती है। डीएसपी गोविंद बाहर आता है और डीएसपी गोविंद इतना बहादुर पुलिस ऑफिसर था कि उसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर्स भागने लगे थे। अब पुष्पा ने सारी लकड़ियों को पहले ही छुपा दिया होता है और पुलिस के पास उसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन उन्हें पता है कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, इसलिए वो पुष्पा को धमकी देकर उस पर गन तान देता है। पुष्पा उससे बिल्कुल नहीं डरता और अब पुष्पा के साथ खड़े सारे मजदूर उस पर कुल्हाड़ी तान देते हैं। अब यहाँ पुलिस कम और पुष्पा की बात मानने वाले मजदूर ज्यादा थे, इसलिए डीएसपी गोविंदर की बेइज्जती होकर अब वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब फिर हम देखते हैं कि पुष्पा ने लकड़ियाँ पेड़ से बांधकर ऊपर लटका दी थी। अब वहाँ मजदूरों की गैंग बन जाती है और पुष्पा वो गैंग बनाकर अपनी अपनी लकड़ियों को काटने लगते हैं। पुष्पा का इस काम में मन लग जाता है और सभी लोग पुष्पा की हिम्मत और उसके रुतबे को देखकर काफी हैरान होते थे। एक केशव नाम का बंदा पुष्पा के पास आकर उसकी गैंग ज्वाइन कर लेता है और अब केशव और पुष्पा साथ में बात करते हैं और काम करते हैं। अब हमेशा की तरह यहाँ लाल चंदन ट्रकों में भरा जा रहा था, लेकिन आज डीएसपी गोविंदा पूरी पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ आ जाता है और अब सभी मजदूर हड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले इन काटी हुई चंदन की लकड़ियों को बचाना जरूरी था, इसलिए पुष्पा पुलिस का ध्यान भटकाकर सीधे ट्रक में बैठकर दूर जाने लगता है। पूरी पुलिस फोर्स पुष्पा का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुष्पा अचानक गायब हो जाता है और पुलिस सोचती ही रह जाती है कि आखिर पुष्पा गया तो गया कहाँ। लेकिन तभी पुष्पा खुद उनके सामने आ जाता है और खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब मारती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ट्रक कहाँ है जिसमें तुम स्मगलिंग करने वाले थे। लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता। अब पुलिस उसे खूब मारती है, लेकिन पुष्पा सिर्फ हंसता जा रहा था। लेकिन जब पुलिस उससे उसका नाम पूछती है और उसके पिता का नाम पूछती है तो पुष्पा अपने पिता को याद करके हंसना बंद कर देता है और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम पुष्पा को स्कूल में एडमिशन लेते हुए देखते हैं और जब मास्टर उससे उसके बाप का नाम पूछता है तो वो खुशी खुशी मुलेठी नाम उन्हें बताता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और मास्टर से मना कर देता है कि
ये मेरा छोटा भाई नहीं है। असल में वेंकटेश्वर के पुष्पा के साथ अवैध संबंध थे और हालांकि वेंकटेश्वर पुष्पा की माँ की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जब मुलेठी की मृत्यु हो गई तब पुष्पा और पुष्पा की माँ एकदम अकेले हो गए और मुलेठी का असली बड़ा बेटा पुष्पा से नफरत करने लगा और पुष्पा की बर्बादी के लिए वो हर जगह पुष्पा की माँ को गाली देते हुए पुष्पा को नाजायज औलाद कहकर पुकारने लगा और हर जगह जब भी पुष्पा उठने की कोशिश करता तो उसका ये सौतेला भाई उसे नीचे गिरा देता। उसने पूरे स्कूल के सामने पुष्पा की बेइज्जती कर डाली और उसके नाम में से उसके पापा का नाम हटा दिया और फिर उसी दिन में पुष्पा का कंधा छड़ गया और पुष्पा की डेयरिंग जिंदगी का सफर शुरू हुआ। वहीं प्रेजेंट में पुष्पा मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोलता और फिर उसकी जमानत करने के लिए ये 3 गुंडे सामने आते हैं। ये 3 गुंडे लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं और यही पुष्पा और दूसरे मजदूरों को वहाँ काम पर भेजते हैं। ये तीनों भाई हैं और इनमें पहले भाई का नाम जॉली रेड्डी है। जॉली रेड्डी बिगड़ा हुआ अयाश है जो हमेशा शराब और शबाब में खोया रहता है। दूसरे भाई का नाम जक्का रेड्डी है और ये इन तीनों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तीसरा भाई कौंदा रेड्डी है और ये एक गुंडा है और इसको लड़ाई का इतना शौक है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए दुश्मन की जीप के ऊपर खड़ा होकर ये ग्रेनेड छोड़ देता है, जिस वजह से इसका एक हाथ भी कट चुका है। ये तीनों लोग पुष्पा से इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि पुलिस की मार खाने के बाद भी पुष्पा ने एक शब्द तक इन तीनों के खिलाफ नहीं बोला था और अब वो लोग उसे पूछते हैं कि वो ट्रक कहाँ है जहाँ तुमने लाल चंदन की लकड़ियाँ छुपाई हैं। पुष्पा अब अपनी बात उन्हें बताता है और अब हमें समझ आता है कि पुष्पा ने पुलिस को मुंह इसलिए नहीं खोला था क्योंकि पुष्पा अगर इनके सामने मुंह खोल भी देता तो पुष्पा को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब पुष्पा इन तीनों को उस ट्रक का पता बताता है और इनसे बदले में 5 लाख की रकम मांगता है। जॉली रेड्डी जो दिमाग से थोड़ा सनका हुआ था उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर उन्होंने अब पुष्पा की बात नहीं मानी तो उन्हें वो करोड़ों का ट्रक जिसमें लाल चंदन है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो सभी पुष्पा के बताए रास्ते पर जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा तालाब बना होता है और पुष्पा ने वही इतने बड़े ट्रक को छुपाया होता है। अब पुष्पा को 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और पुष्पा जब वापस गाड़ी में बैठने लगता है तो जॉली रेड्डी उसे दिहाड़ी मजदूर कहकर दूर हटा देता है और ऑटो में जाने के पैसे छोड़ जाता है। ये देखकर पुष्पा को गुस्सा आता है और वो तुरंत इन 5 लाख रुपए से सेम टू सेम गाड़ी खरीदने को कहता है। केशव हालांकि शौक हो जाता है, लेकिन पुष्पा की बात मानते हुए दोनों गाड़ी खरीदकर अपने गाँव वापस जाते हैं और अपनी माँ को इसे दिखाते हैं। वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पुष्पा का सौतेला भाई जब ये देखता है तो वो फिर से जलने लगता है। वहीं पुष्पा और केशव गाड़ी में बैठ अब रेड्डी हाउस में आते हैं और वहाँ जॉली उनकी गाड़ी को देखकर फिर से अपनी नाक चढ़ा देता है। वहाँ कौंडा रेड्डी कुछ मजदूरों को पीट रहा था क्योंकि कुछ माल उनका उनकी वजह से पुलिस ने पकड़ लिया था। कौंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन भीड़ में से पुष्पा कौंडा से कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर सब काफी शॉक हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन कौंदा उसे कहता है कि अगर प्लान ठीक नहीं हुआ तो तुम मार दिए जाओगे। पुष्पा हाँ कर देता है और वो ऐसा ट्रक क्रिएट करवाते हैं जिसके नीचे के पोर्शन में तो लाल चंदन भर दिया जाएगा और ऊपर के पोर्शन में दूध। ऐसा करके वो पुलिस को आसानी से चकमा दे पाएंगे। कौंदा को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है और वो जब इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो पुलिस को उन पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि ट्रक के अंदर दूध ही दूध था। कौंदा को जब ये पता चलता है तो वो काफी खुश होता है और अब पुष्पा को वो सारा काम सौंप देते हैं और उसे 1 करोड़ के प्रॉफिट पर 5 लाख देने का डिसाइड करते हैं। अब ये बहुत अच्छी रकम थी, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे ठुकराकर 4% की मांग करता है और पुष्पा ने पहले से 1 लाख कम की मांग की थी, इसलिए कौंदा को कोई आपत्ति नहीं होती। असल में वो रेड्डी का एम्प्लॉय नहीं पार्टनर बनना चाहता था। अब फिर पुष्पा ऐसे ही काम करने लगता है और फिर वो एक दिन गाँव में एक लड़की को देखता है जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। पुष्पा का उस पर दिल आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की उनके साथ काम करने वाले एक बुढ़े मजदूर की बेटी है। इसका नाम श्रीवली है और पुष्पा को इससे प्यार हो जाता है और वो अब रोज श्रीवली को देखने और ताड़ने आता रहता है और वो केशव से बार बार पूछता है कि आखिर वो मुझे देखती है या नहीं। श्रीवली पुष्पा को भाव तक नहीं देती थी, इसलिए पुष्पा बहुत परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का दर्द केशव को झेलना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नजरों के नीचे से वो लोग स्मगलिंग का काम जारी रख रहे थे और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन
लेकिन एक दिन डीएसपी गोविंदम ट्रक्स को रुकवा लेता है और ट्रक को बचाकर देखता है और उसमें खोखले पानी की आवाज आती है। यानी अब पुलिस सारा माजरा समझ जाती है और ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों में से एक वही बुढ़ा आदमी था जो शिव अली का पिता है। पुलिस इन दोनों को पीटकर अब अपनी साइड में ला लेती है और उनको कुछ पैसे देकर अपने लिए काम करने के लिए फोर्स करती है। वो दोनों पैसे के लालच में मान जाते हैं और अब ये दोनों उनको गोदाउन के बारे में जानकारी ला कर देंगे। वहीं शिव अली अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने आई होती है, लेकिन वहाँ टिकट्स ब्लैक में बेची जा रही थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ केशव आ जाता है और वो उसकी सहेलियों को 1000 रुपए देकर पुष्पा को एक बार देखने को कहता है। उसकी सहेलियाँ शिव अली को ऐसा करने के लिए मनाती हैं और फिर 1000 रुपए लेकर वो मूवी देखने चली जाती हैं। वहाँ जॉली रेड्डी भी मौजूद था और वो शिव अली को देख लेता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वहीं अगले दिन पुष्पा जब नीचे खड़ा होता है तो वो शिव अली और उसकी सहेलियों को देखता है। उसकी सहेली अब शिव अली को काम पूरा करने के लिए कहती है और अब शिव अली पुष्पा को देखकर स्माइल पास कर देती है। पुष्पा ये देखकर फुल चार्ज हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में सीधे शिव अली के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शिव अली उसे साफ मना कर देती है और बताती है कि ये सब तो केशव ने 1000 रुपए के बदले में मुझे करने को कहा था। ये सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे केशव को पीटने लगता है, लेकिन तभी उसके शैतानी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उसे 5000 रुपए देकर कहता है कि उससे तू पूछ करा कि 5000 में वो किस कर सकती है क्या। वहीं हम सभी ट्रक्स को देखते हैं जो स्मगलिंग करके एक गोडाउन में आ जाते हैं और उस गोडाउन में वो लाल चंदन को रखने का डिसाइड करते हैं। वहाँ कोंडा रेड्डी से मिलने मंगलम जीनू आता है। मंगलम जीनू यहाँ के लाल चंदन को 15 चेक पोस्ट से पार कराता हुआ चेन्नई पहुँचाता है और मंगलम जीनू बहुत बड़ा गुंडा है। मंगलम जीनू ने अपना सारा माल यहाँ रख दिया है। मंगलम जीनू का साला हालांकि मना करता है क्योंकि माल की रखवाली का काम जॉली रेड्डी का है, लेकिन वो एक नंबर का अय्याश है और वो कोई काम ढंग से नहीं करता। लेकिन कोंडा रेड्डी उन सबको बेफिक्र रहने को कहता है और उन्हें पुष्पा के बारे में बताता है कि वो यहाँ की रखवाली करेगा और उसके होते हुए आपके माल को कुछ नहीं होगा। अब मंगलम जीनू को जब यकीन हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है और ये वही आदमी है जिसने मंगलम जीनू के माल के साथ हेरा फेरी की थी और बदला लेने के लिए मंगलम जीनू ने इसे यहाँ काट दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अब शिव अली से मिलने जाता है और उसकी सहेली शिव अली को पुष्पा को किस करने को कहती है, लेकिन शिव अली बहुत डरी हुई थी और वो उसे कहती है कि वो पहला किस अपने हस्बैंड को ही करेगी। लेकिन पुष्पा जब उसे फिर से किस करने लगता है तो शिव अली रोने लगती है और उसकी सहेलियां पुष्पा को गलत समझकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अब पुष्पा फिर अगले दिन गोदाउन में जाता है और वहाँ जब वो देखता है कि माल अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है तो वो इसका कारण पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि जॉली रेड्डी ने कल रात के लिए इस जगह को अपनी अयाशी का अड्डा बना दिया था और इसकी वजह से उसने माल लोड करने से मना कर दिया था। अब पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अंदर जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसको जॉली रेड्डी ने हैरेस किया था। वो उस लड़की को संभालता है और उसे वापस गाँव भेजता है और जब जॉली को पता चलता है कि पुष्पा ने मजदूरों को फिर से काम पर लगाकर लकड़ी को वापस भेज दिया है तो वो पुष्पा को पीटने लगता है। लेकिन तभी पुष्पा के पास कॉन्डी रेड्डी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ आ रही है। पुलिस को गोदाउन की लोकेशन उन आदमियों ने दी थी और अब पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करके इनका माल जब्त कर लेने वाली थी, लेकिन पुष्पा ने जबान दी थी कि वो माल की रखवाली करेगा, इसलिए वो कुछ न कुछ सोचने लगता है और फिर तभी उसे ख्याल आता है और वो सारी लकड़ियों को पास बह रही झील में फेंक देता है। और जब पुलिस वहाँ आती है तो फिर से पुलिस को पुष्पा तो दिखता है लेकिन लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं दिखती। वही पुष्पा के आदमी डैम पर जाकर डैम को रोक देते हैं और डैम के अंदर से सारी लकड़ियाँ फिर से बाहर निकाल ली जाती हैं। अब पुष्पा ने करोड़ों का माल पुलिस के हाथों से बचाया था, इसलिए इसकी खुशी में एक जश्न का ऐलान होता है और आज रात को सभी एमएलए, सिंडिकेट और गुंडे सभी शामिल होते हैं। इस पार्टी में नाच गाने के साथ पुष्पा मंगलम जीनू के कुछ वर्कर्स को आपस में बात करते हुए देखता है और वो आपस में बात कर रहे थे कि मंगलम जीनू रेड्डी से 25 लाख में 1 टन लकड़ी खरीदता है, लेकिन आगे जाकर वो 1 टन लकड़ी किसी मॉर्गन नाम के आदमी को 2 करोड़ में बेच देता है। ये सुनकर पुष्पा के होश उड़ जाते हैं और वो सीधे ये बात जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है और कोंडा रेड्डी को मंगलम जीनू के पास जाकर दाम बढ़ाने की बात करता है। लेकिन कोंडा रेड्डी के भीतर मंगलम जीनू का डर था, इसलिए वो पुष्पा से ही बात करने को कहता है कि तुम जाकर बात करो, लेकिन पुष्पा अभी मना कर देता है
क्योंकि वो अभी इस रेट के अपने 4% में खुश था। वही वो बुढ़ा आदमी जब इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वो पुष्पा की किस्मत की तारीफ करता है और केशव इस बात का फायदा उठाकर उससे उसकी बेटी का पुष्पा के लिए हाथ मांग लेता है और पुष्पा को वो मुलेठी वेंकटरमन का बेटा बताता है। उसका इतना बड़ा खानदान सुनकर बुढ़ा आदमी तुरंत हाँ कर देता है और दोनों की शादी का प्लान बनाता है। पुष्पा अपनी माँ के साथ लड़की देखने आता है, लेकिन तभी उनकी शादी बिगाड़ने के लिए वहाँ पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई फिर से आ जाता है और वो फिर से उसकी माँ को जलील करता है। इससे श्रीवली की माँ तुरंत शादी तोड़ने का फैसला दे देती है और उनके बीच क्योंकि बहस हो रही थी इसलिए इस बीच पुष्पा की माँ को धक्का लग जाता है और चोट लगने के कारण उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और फिर हमें पुष्पा का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जब पुष्पा के पापा मर गए थे तो पुष्पा के सौतेले भाई के साथ साथ पुष्पा ने भी क्रियाक्रम में भाग लेकर अपना सर मुंडवाया था, लेकिन उसके भाइयों ने उसको कभी नहीं अपनाया और उसके घर में जो भी मुलेठी का दिया हुआ सामान था वो सब उससे छीन लिया। उन्होंने पुष्पा के पापा की दी हुई सोने की चेन जिसमें उसका और उसके पापा की तस्वीर थी वो भी उससे छीन लिया और अब पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए वो अब सीधे मंगलम जीनू के घर ज्यादा रेट मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर वो एक आदमी को देखता है जिससे मंगलम जीनू का साला पीट रहा था क्योंकि उस आदमी ने रेट बढ़ाने की बात कही थी। एमएलए का मंगलम जीनू के पास उस आदमी को छोड़ने के लिए कॉल आता है, लेकिन मंगलम जीनू एमएलए से झूठ बोल देता है कि 5 मिनट पहले ही उस आदमी को टपका दिया। अब कॉल के बाद फिर उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। पुष्पा को ये सब देखकर डरना चाहिए था, लेकिन वो डरने के बजाय अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ की डिमांड कर देता है और ये देखकर मंगलम जीनू शॉक हो जाता है। लेकिन पुष्पा बिना डरे मंगलम जीनू का फोन निकालता है और मॉर्गन को कॉल कर सीधे उसे अपनी बात बताता है कि वो मंगलम जीनू को माल ना बेचकर सीधे तुमसे बात करेगा। मंगलम जीनू और बाकी सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा सभी को एक साथ संभाल लेता है और उनको पीट डालता है। वो अब केशव के साथ सीधे मॉर्गन के पास पहुंचता है और वहाँ जब उसे मॉर्गन से मिलने नहीं दिया जाता तो वो मॉर्गन के असिस्टेंट को एक सैंपल दिखाता है और ये सैंपल चेक करवाकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी क्वालिटी का चंदन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब पुष्पा 10 टन लकड़ी उसके सामने रख देता है और मॉर्गन के असिस्टेंट को भी हालांकि मंगलम जीनू का डर था, लेकिन वो इतनी हाई क्वालिटी और इतना ज्यादा क्वांटिटी देखकर मुंह नीचे कर लेता है। लेकिन वो पहले रेड्डी को कॉल करने को कहता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को अपना ये प्लान समझाता है कि हम सीधे मंगलम जीनू को बीच में ना लाते हुए मॉर्गन से माल खरीदेंगे और बेचेंगे। थोड़ी देर के समझाने के बाद कोंडा रेड्डी मान जाता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। इसमें 50% पुष्पा को और 50% कोंडा रेड्डी को मिलने वाला है। वहीं जॉली रेड्डी को ये पता चलता है कि इन 2 आदमियों ने पुलिस का साथ दिया है और जॉली रेड्डी अब इन दोनों आदमियों को पीटने लगता है और उसमें से एक को तो मार डालता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस बुढ़े आदमी की एक बेटी भी है तो वो अपनी बेटी को एक रात उसके घर भेजने की धमकी देता है। अब श्रीवली ही अपने पापा की जान बचा सकती थी और जब ये बात श्रीवली को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन अपने पापा की जान तो उसे बचानी ही थी। श्रीवली रोते हुए तैयार होती है और रात को घर से जॉली रेड्डी के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जाती पुष्पा के घर है और पुष्पा को सारी बात बता देती है, लेकिन पुष्पा उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन फिर पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवली उसे प्यार करती थी और उसके जंगली होने के बावजूद जब वो किस वाली बात हुई थी तब श्रीवली इनडायरेक्ट वे में पुष्पा से पहले शादी करने के लिए पूछ रही थी। अब पुष्पा सब समझ जाता है और वो श्रीवली की मदद करने के लिए उसको लेकर सीधे जॉली रेड्डी के पास जाकर उसे खूब पीटता है और उसे अधमरी हालत में कर देता है और लास्ट में फिर वो जॉली से कहता है कि अगर तुम मर्द होगे तो ये लड़ाई हमारे बीच रखोगे और बच्चों की तरह कोंडा रेड्डी से जाकर मेरी शिकायत नहीं करोगे। अब इस बात के बाद उन दोनों में फिर से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी की इस हालत पर बहुत दुखी था और वो जल्द से जल्द इसके गुनहगार को पकड़ना चाहता था। वहीं पुष्पा और केशव इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि कोंडा रेड्डी को ये न पता चल जाए कि पुष्पा ने ही पीटा है, लेकिन तभी वहाँ उनके पास कोंडा रेड्डी आ जाता है और उनसे 2 बात करके वहाँ से चला जाता है। केशव को टेंशन बैठ जाती है कि आखिर कोंडा रेड्डी ने कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन पुष्पा उसे टेंशन फ्री होने को कहता है। वही पुष्पा श्रीवली से मुलाकात जारी रखता है और उसे महंगी
महंगे महंगे गिफ्ट देना भी शुरू कर देता है। और वहीं हम कोंडा रेड्डी को देखते हैं जो पुष्पा पर नजर रखे हुए थे और पुष्पा को वो एक बार फिर अपने साथ उसी गोडाउन में ले जाते हैं। वहीं केशव जो घर के अंदर था और वो जब अपना गाना गा रहा था तब उसकी नौकरानी वहाँ आई और वो भी सेम गाना गाने लगी। केशव समझ जाता है कि अंदर की आवाज साफ साफ बाहर जाती है और उस दिन कोंडा रेड्डी ने सब बातें सुन ली थी। वो तुरंत पुष्पा को पेज पर डेंजर का मैसेज भेजता है और इससे पहले कि पुष्पा कुछ कर पाए वो लोग पुष्पा को पीटने लगते हैं। लेकिन पुष्पा अब भी हंसने के साथ साथ उनका टाइम पास किए जा रहा था और उसे पता था कि एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए उसने एक प्लान सोच रखा था। जब वो पुष्पा को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ मंगलम जीनू का साला और उसके आदमी वहाँ आकर कोंडा रेड्डी को शूट कर देते हैं और कोंडा रेड्डी के मरने पर जक्का रेड्डी अपने आदमियों के संग मंगलम जीनू के इन आदमियों से लड़ने लगता है और उनमें गैंग वॉर शुरू हो जाती है। इस बीच मौका पाकर पुष्पा वहाँ से भाग निकलता है और केशव वहाँ आकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद मंगलम जीनू का साला जक्का रेड्डी को हरा देता है और वो जक्का रेड्डी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पुष्पा वहाँ आकर उसे बचा लेता है और मंगलम जीनू के साले को बहुत पीटता है। मंगलम जीनू का उसके साले के पास फोन आता है और पुष्पा जब उसे उठाता है तो मंगलम जीनू सब समझ जाता है और वो पुष्पा के आगे अपने साले पर रहम करने की भीख मांगता है और पुष्पा को मुंह मांगे रेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन पुष्पा मंगलम जीनू के साथ मंगलम जीनू के ही स्टाइल में बात करता है और कहता है कि अगर तुम 5 मिनट पहले कॉल करते तो वो बच जाता, क्योंकि अभी अभी मैंने उसे शूट किया है। वो फिर उसी के सामने उसे शूट कर देता है और मंगलम जीनू को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पुष्पा साले की लाश लेकर सीधा एमएलए के पास जाता है और अपने साले की लाश लेने मंगलम और वहाँ इन दोनों का मामला एमएलए के पास जाता है, जहाँ जब मंगलम जीनू अपने साले की मौत का इल्जाम पुष्पा पर लगाता है तो पुष्पा कह देता है कि वो हमारे जक्का रेड्डी को मार रहा था, इसलिए हमें भी उससे लड़ाई करनी पड़ी और लड़ाई के बीच वो मारा गया। अब वो पुष्पा की 5 मिनट पहले फोन करने वाली बात भी एमएलए को नहीं बता सकता था, क्योंकि खुद मंगलम जीनू ने ये 5 मिनट पहले वाले स्टाइल एमएलए के साथ कर रखी थी। और अब पुष्पा फिर एमएलए को इस बात के लिए मनाने लगता है कि मंगलम जीनू प्रॉफिट का सिर्फ 25% हमको दे रहा है, लेकिन मैंने जो रास्ता निकाला है उस रास्ते से मैं माल को चेन्नई पहुंचाऊंगा और रेट अब हम अपना डिसाइड करेंगे कि उनको ये माल 1.5 करोड़ में बेचना है या फिर 2 करोड़ में। रेट 3 करोड़ भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसी लाल चंदन सिर्फ इसी एरिया में मिलता है और अगर कोई धोखा ना करते हुए सब एक साथ काम करे तो रेट हम जरूर बढ़वा सकते हैं, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग बिजनेसमैन इस लाल चंदन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो एमएलए को यकीन दिलाता है कि सिर्फ कमीशन से ही एमएलए के पास 20 से 25 करोड़ आ जाएंगे। एमएलए को पुष्पा की बात सही लगती है और वो अब मंगलम जीनू का रास्ता कट करके सीधे पुष्पा को सिंडिकेट संभालने को कहता है। अब पुष्पा अपना काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों के भीतर वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में सफल हो जाता है और अब उसकी पहचान चारों तरफ की जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मंगलम जीनू की बीवी जो मंगलम जीनू से दुखी थी क्योंकि उसका पति उसके भाई का बदला नहीं ले पाया है, इसलिए वो गुस्से में अपने पति को ही ब्लेड मार देती है और उसका पति जो कि मरने की हालत में हो गया था उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं पुष्पा अब काफी अमीर और काफी ताकतवर हो गया था। समय बीतता गया और डीएसपी गोविंद अब जो पुष्पा को ना पकड़ सका उसने अपना ट्रांसफर करा लिया। जॉली रेड्डी और मंगलम जीनू की बीवी पुष्पा से बदला लेने की आग में जल रही थी, लेकिन वो पुष्पा जैसे बड़े आदमी को अब सीधे टक्कर नहीं दे सकती थी और पुष्पा का रास्ता हर तरफ से क्लियर हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ एक नई डीएसपी का ट्रांसफर होता है और शहर को एक नया डीएसपी और पुष्पा को एक नया दुश्मन मिलता है। इस आदमी का नाम भंवर सिंह शेरावत है और ये इतना ज्यादा खतरनाक आदमी था कि जब एक बार 10 आदमियों को पकड़ता है तो गाड़ी में सीट कम होने पर ये 2 आदमियों को जान से ही मार डालता है। इसे मीडिया और गुंडों का भी कोई डर नहीं था और ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। वहीं पुष्पा अब शादी करने का डिसाइड करता है और श्रीवली और अपनी शादी का कार्ड हर जगह बंटवा देता है। उसे नए डीएसपी के बारे में पता चलता है और पुष्पा खुद उस डीएसपी को माल पानी देने जाता है। पुष्पा अपने स्टाइल में भंवर सिंह से बात करता है और वहाँ अदब से बैठकर वो उसके सामने 1 महीने का कमीशन जो पूरा 1 करोड़ का था वो देता है। ये बहुत बड़ी रकम थी और भंवर सिंह एक एक करके उन पैसों को गिनने लगता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि कुछ कमी है। पुष्पा के आदमी फिर से नोटों को गिनने लगते हैं और जब वो नोटों को गिन ही रहे थे तब वो पुष्पा के पास आकर उससे बातें करता है और पुष्पा की
सबसे दुखती नस पर हाथ रख देता है। उसको पता था कि पुष्पा एक लीगल बच्चा नहीं है और उसके ऊपर उसका बाप का साया नहीं है, इसलिए वो ब्रांड की बातें करने लगता है कि मैंने लेबल वाली शर्ट पहनी है जिस पर एक ब्रांड है, लेकिन तुमने बिना लेबल की लोकल शर्ट पहनी है जिस पर कोई ब्रांड नहीं है। यानी तुम्हारी शर्ट को किसी एमवे ने बना दिया है और मेरी शर्ट को एक ब्रांडेड कंपनी ने बनाया है। वो इनडायरेक्ट वे में पुष्पा की शर्ट को नहीं बल्कि पुष्पा को ये सब कह रहा था और वो इनडायरेक्ट वे में पुष्पा की माँ को भी गाली देता है। वो पुष्पा के हाथों में हथकड़ी डाल देता है और पुष्पा को इस सब से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जब उसकी बीवी के बारे में भी बुरा बोलना शुरू करता है तो पुष्पा मुट्ठी पीछ लेता है और भंवर सिंह शेखावत अब उस मुट्ठी को खोलने के लिए कहता है और उसकी मुट्ठी पर अपनी गन तान देता है। अब पुष्पा अभी यहाँ भंवर सिंह को जिंदा करवा सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो गुस्से में उसे सर बोलकर माफी मांग लेता है। पुष्पा ने ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। अब भंवर सिंह शेखावत उसकी हथकड़ी खोलता है और कमीशन की रकम को रखकर कहता है कि यहाँ जिसकी कमी थी वो थी रिस्पेक्ट, लेकिन अब तुम्हारे सर कहने पर वो कमी भी पूरी हो गई। अब पुष्पा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते भी भंवर सिंह उसको ब्रांड वाले कपड़े लेने की सलाह देता है, लेकिन पुष्पा अब भी कुछ नहीं करता और गुस्सा थूक देता है। और इस दिन के बाद पुष्पा भंवर सिंह का एक अच्छा दोस्त बन गया और ऐसा लगने लगा मानो पुष्पा जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था वो भंवर सिंह के सामने झुकने लगा और इसके इशारों पर नाचने लगा। ये देखकर सभी को काफी अजीब लगता था, लेकिन फिर जब पुष्पा की शादी होने वाली थी तो मुहूर्त से कुछ देर पहले पुष्पा भंवर सिंह को लेकर पास की एक पहाड़ी पर जाता है और वहाँ दोनों आग जलाकर खूब शराब पीते हैं और पुष्पा 2-3 बोतल टिकाकर अब भंवर सिंह को वो सब याद दिलाना शुरू करता है कि कैसे उसने पुष्पा की बेइज्जती की थी। भंवर सिंह अभी ये सब मजाक में लेता है क्योंकि अब तो वो बात बहुत पुरानी हो गई थी और इतने दिनों से पुष्पा और भंवर तो दोस्त हैं, लेकिन जब वो देखता है कि पुष्पा सीरियस है तो वो पुष्पा के इरादे समझ जाता है। पुष्पा उसके रिवॉल्वर को निकालकर अपनी मुट्ठी पर खुद मार देता है और उसे बताता है कि वो उस दिन गोली खाने से नहीं डरा था, वो उस दिन इसलिए चुप रहा था क्योंकि उसकी शादी की वजह से उसकी माँ बहुत खुश थी और वो अब लड़ाई करके अपनी माँ से ये खुशी नहीं छीनना चाहता था, इसलिए वो इतने दिनों से चुप रहा। लेकिन आज शादी हो जाने के बाद तुम्हारी मेरी दुश्मनी फिर से शुरू होगी। वो अब बंदूक के दम पर भंवर सिंह को कपड़े उतारने को कहता है और फिर खुद भी कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो कहता है कि इंसान का ब्रांड उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होता है। आज अगर मैं इस हालत में कहीं जाऊं तो मेरे लोग मेरा तब भी सम्मान करेंगे, लेकिन तुम अगर वर्दी के बिना कहीं जाओ तो लोग तुम्हें कहीं पूछेंगे भी नहीं। वो उसे फिर नंगा ही घर जाने को कहता है और ये भंवर सिंह के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। पुष्पा अब सीधे बाइक पर बैठता है और शादी में जाता है और वहाँ उसको इस हालत में देख उसको धोती पहनाई जाती है और शादी में बैठाया जाता है। वहीं भंवर सिंह जब घर जाता है तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाता और वो गुस्से के मारे अपने कुत्ते को ही गोली मार देता है और फिर घर से 1 करोड़ निकालकर उसमें आग लगा देता है और फिर उसकी और पुष्पा की दुश्मनी का नया चैप्टर खुल जाता है, जिसके बाद फिर ये कहानी यही खत्म हो जाती है।